अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। देखिए, किसी भी डिजीज का इफेक्टिव ट्रीटमेंट तब पॉसिबल है जब हम उस डिजीज को अर्ली स्टेज में ही डायग्नोज कर लें। और जो कन्वेंशनल मेथड हम यूज करते हैं जैसे कि सीरम टेस्ट, यूरिन टेस्ट, इससे अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज पॉसिबल नहीं है। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनसे हम अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हमारे लिए कैसे यूजफुल है देखते हैं। कोई भी पैथोजन जैसे बैक्टीरिया या वायरस बॉडी में है कि नहीं है ये तभी सस्पेक्ट हो पाता है जब उससे रिलेटेड सिम्टम बॉडी में दिखाई पड़ने लगते हैं। और ये सिम्टम्स तभी आते हैं जब उन पैथोजेंस का ग्रोथ, इनका कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में हाई हो जाता है। और यदि इन पैथोजेंस को इनके लो कॉन्सेंट्रेशन में ही पता लगा ले, इनको डिटेक्ट कर ले, तो हम पर्टिकुलर डिजीज को क्योर कर सकते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे कि HIV, जो एड्स से सस्पेक्टेड पेशेंट होते हैं, इनका अर्ली स्टेज में अगर डायग्नोसिस हो जाए तो हम इनका क्योर कर सकते हैं। किसी कैंसर पेशेंट में कोई जीन म्यूटेशन हुआ है, उसका हम अर्ली डायग्नोसिस कर ले तो उसे भी क्योर कर सकते हैं। तो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये एक ऐसी टेक्निक है जो किसी भी डिजीज को अर्ली स्टेज में डायग्नोज करने में हेल्प करती है। तो इसमें पेशेंट के न्यूक्लिक एसिड को हम एम्पलीफाई कर सकते हैं, जिससे कि अगर पैथोजन है तो उसका एम्पलीफिकेशन हो जाएगा, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन में वो विजिबल हो पाएगा। और सेकेंड यूज है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें हम डीएनए या आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए को रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ टैग कर देते हैं, और अब हम इसे प्रोब बोलते हैं, जिसे हम सस्पेक्टेड पर्सन के डीएनए सैंपल में मैच करते हैं। और यदि सैंपल में कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए प्रेजेंट होगा तो ये प्रोब उसके साथ में हाइब्रिडाइज करके एक हाइब्रिड डीएनए बनाएगा, जिसे ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और यदि म्यूटेटेड जीन का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं होगा तो हाइब्रिड डीएनए नहीं बनेगा और ये फोटोग्राफिक फिल्म पर ऑब्जर्व नहीं होगा। नेक्स्ट है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एलिसा, ELISA। ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन पर बेस्ड होता है। इसमें सस्पेक्टेड पर्सन में यदि कोई पैथोजन है तो उसके एंटीजन को डिटेक्ट कर लेते हैं, या उस पैथोजन के अगेंस्ट उस बॉडी में एंटीबॉडी बना रखी होगी, उस एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर लेंगे और डिजीज आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो क्लियर हुआ कि पीसीआर का यूज़ हम कहाँ करते हैं। डिजीज़ के अर्ली डिटेक्शन के लिए पीसीआर का यूज़ किया जाता है। इसमें जो पैथोजेंस हैं उनके न्यूक्लिक एसिड का एम्पलीफिकेशन हो जाता है, जिससे उनका कॉन्सेंट्रेशन हाई होकर वो इजीली डिटेक्ट हो पाती हैं। सेकेंड है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें हम रेडियो एक्टिव डीएनए या आरएनए, रेडियो एक्टिव प्रोब का यूज़ किया जाता है, जिससे हम जीन में हुए किसी म्यूटेशन का पता लगा सकते हैं। और नेक्स्ट है एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसमें एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर ये बेस्ड होता है और इससे भी हम पैथोजन का पता लगा सकते हैं। और अब नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक एनिमल। बच्चों देखो, जब किसी एनिमल में हम कोई जीन इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका डीएनए मैनिपुलेट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल बोलते हैं। ट्रांसजेनिक रैट, रैबिट, पिग, शिप, काऊ, फिश, ये सब प्रोड्यूस किए जा चुके हैं। और इन सारे ट्रांसजेनिक एनिमल में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो हुआ है वो ट्रांसजेनिक माइस का प्रोडक्शन किया गया है। 95% से ज़्यादा ट्रांसजेनिक माइस बनाए गए हैं। अब ट्रांसजेनिक एनिमल हम बनाते क्यों हैं, ह्यूमन के लिए ये कैसे बेनिफिटेड होते हैं, ये हम समझ लेते हैं। तो फर्स्ट है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट की स्टडी के लिए। देखो, जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आया तो बहुत सारे जीन को फाइंड आउट किया गया। अब वो जीन किस तरीके का इफेक्ट शो करता है, बॉडी पर क्या चेंजेस लेके आता है, इसकी स्टडी भी करनी होगी। तो पर्टिकुलर जीन किस तरीके का फंक्शन करता है, जब हम उस जीन को किसी एनिमल में इंट्रोड्यूस करेंगे तो उस एनिमल में क्या चेंजेस आ रहा है, किस तरीके की फिजियोलॉजी डेवलप कर रही है, तो हम उसे स्टडी कर पाते हैं। जैसे कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है, अब इसका बॉडी पर किस तरीके का इफेक्ट जनरेट होता है, ये जानने के लिए हमें किसी एनिमल से उस जीन को निकालना होगा, किसी दूसरे एनिमल में ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते हैं और फिर देखते हैं कि उसमें क्या इफेक्ट हो रहा है, किस तरीके का बायोलॉजिकल चेंज आ रहा है। सेकेंड है स्टडी ऑफ डिजीज़। तो डिजीज़ की स्टडी के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए गए हैं।
अब जैसे कोई जीन है वो डिजीज़ को किस तरीके से डेवलप कराता है, ये हमें स्टडी करना है। तो क्या करेंगे, उस जीन को एक एनिमल में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उस एनिमल को हम डिजीज बना देते हैं और देखते हैं उसमें किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। ये स्टडी करने में इसका यूज़ होता है। और बहुत सारी ह्यूमन डिजीज़ जैसे कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अल्जाइमर्स, इन सब की स्टडी के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए गए हैं। और अब नेक्स्ट है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के लिए। इसमें किसी मेडिसिन, किसी ड्रग की टॉक्सिसिटी टेस्ट करने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें किसी एनिमल में ऐसे जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं जो किसी टॉक्सिक सब्सटेंस के लिए उसे सेंसिटिव बनाता है। देखिए, दो एनिमल है, ये है नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल और ये है ट्रांसजेनिक एनिमल। दोनों को सेम टॉक्सिक सब्सटेंस में एक्सपोज किया गया। तो देखते क्या है कि जो नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल है वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, नॉर्मली रिएक्ट कर रहा है, उस पर उतना असर नहीं हो रहा। जो दूसरा ट्रांसजेनिक एनिमल है ये सेंसिटिव है, तो इस टॉक्सिक सब्सटेंस का इसके ऊपर कितना, किस हद तक इफेक्ट हो रहा है, कितना ज़्यादा रिएक्शन ये कर पा रहा है, ये स्टडी करने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए जाते हैं। तो केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग समझ में आ गया होगा आपको। और नेक्स्ट है वैक्सीन सेफ्टी। अब जैसे कोई वैक्सीन बनाई गई, अब उसे ह्यूमन को लगाना है। अब ह्यूमन में भी अलग अलग तरीके के लोग हैं, कोई नॉर्मल पर्सन है, कोई पर्टिकुलर डिजीज से डिजीज्ड है। तो हर एक इंडिविजुअल पर वो वैक्सीन किस तरीके से रिएक्ट करेगा, उसका लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट होगा, ये स्टडी करने के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए जाते हैं। यानी कि एक नॉर्मल एनिमल में इंट्रोड्यूस करके देखेंगे वैक्सीन का क्या इफेक्ट हो रहा है, और वहीं कोई डिजीज, कोई पर्टिकुलर जीन को इंट्रोड्यूस करेंगे माउस में, उसे ट्रांसजेनिक बनाते हैं, उसकी सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं, फिर वैक्सीन टेस्टिंग करते हैं कि वैक्सीन उस पर कैसे रिएक्ट कर रहा है। अब जैसे पोलियो वैक्सीन है, इसकी टेस्टिंग के लिए ट्रांसजेनिक माइस बनाए गए थे, है ना, और अब मंकी का यूज़ किया जाता है वैक्सीन सेफ्टी की स्टडी के लिए। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कराने के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए गए हैं। जैसे कि ह्यूमन प्रोटीन है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, है ना। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन ये एम्फीसीमा के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। तो इस प्रोटीन को कोड करने वाले जीन को एनिमल में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते हैं और वो इस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना शुरू कर देता है। फिनाइल केटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, इन सब के ट्रीटमेंट के लिए भी सेम प्रोसीजर का यूज़ किया गया। 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ बनाया गया जिसका नाम था रोजी। ठीक है, तो 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ रोजी का फॉर्मेशन किया गया, जो कि ह्यूमन प्रोटीन रिच मिल्क का प्रोडक्शन करती थी। कौन सा ह्यूमन प्रोटीन इसमें ज़्यादा था, उसका नाम है अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। ये 2.4 ग्राम पर लीटर प्रोड्यूस करती थी और इसका मिल्क ह्यूमन बेबीज़ के लिए न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस था देन नेचुरल काउ मिल्क। तो यहाँ से आपको दोनों बायोलॉजिकल प्रोडक्ट याद रखने हैं। पहला है एम्फीसीमा को ट्रीट करने के लिए जो यूज़ होने वाला प्रोटीन है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, और दूसरा है अल्फा लैक्ट एल्बुमिन जिसका प्रोडक्शन रोजी काऊ करती थी। और अब हमें पढ़ना है एथिकल इश्यूज़ के बारे में है जो बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन की वजह से